नमस्कार साथियों, ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला रिक्वेस्ट तो ये है आप लोगों से कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो इसमें डिस्कशन मैं करने वाला हूँ वो शायद आपको अदर यूट्यूब चैनल पे इतनी बारीकी से और इतना प्रैक्टिकली सुनने को ना मिले। वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा कि हमें क्या करना है, हमें किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा नंबर हमें मिल रहा है, कौन सा वेटेज सब्जेक्ट है और किस तरह से हमें स्ट्रैटेजी बनानी होगी आने वाले टाइम को ध्यान में रखते हुए कि कितना टाइम हमारे पास बचा हुआ है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बेस्ट सिलेबस और एक बेस्ट स्ट्रैटेजी डिस्कशन वीडियो ये होने वाला है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीटी का एग्ज़ाम जो है वो यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू जो है होने वाला है, और जितने भी एग्ज़ाम्स इसमें आने वाले हैं जैसे लेखपाल का हो गया, जूनियर असिस्टेंट का हो गया, इस टाइप से जितने भी ग्रुप सी लेवल की जितनी भी वैकेंसीज आने वाली हैं सब इसी के बेसिस पे होने वाला है। तो पीटी का एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई करना आपके लिए मस्ट हो गया है अगर आपको सारे एग्ज़ाम्स में बैठना है, जितने भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो संभावना ये है कि एग्ज़ाम्स होंगे और 2-4 एग्ज़ाम्स 5 एग्ज़ाम्स में आप अपीयर होने वाले हैं, क्योंकि इधर 2022 में जो है वो चुनाव आने वाला है। तो इनको ध्यान में रखते हुए पहली बात तो मैं आपको कहूँगा कि आप पीटी को ईजी मत लीजिएगा, आपको बहुत इसमें हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको मेरिट में आना है कैसे भी करके। क्योंकि अगर आप एक बार मेरिट से निकल गए तो आपको एक एग्ज़ाम में लॉस नहीं होने वाला है, आपको कम से कम 3-4-5 एग्ज़ाम में लॉस होने वाला है जिसमें आप अपीयर होने वाले हो, जिसका आप सपना आप 2-3-4 साल से देख रहे हो। इसको आप ध्यान में रखिए और इसको क्वालिफाई करने की कोशिश कीजिए। तो आते हैं अपने सिलेबस डिस्कशन के बारे में। आपको पता है कि पूर्णांक 100 यानी कि 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है और प्रश्नों की संख्या भी इसमें 100 ही होने वाली है। और आप यहाँ पे देख सकते हो, एक सेकंड, हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इतिहास का कॉलम दे रखा है इसमें ये 5 मार्क्स का हिस्ट्री आ रहा है। यानी कि इतिहास में आपको इस तरह से नहीं पढ़ना है कि बहुत डिटेल में जाना है और बहुत मतलब डीप स्टडी करनी है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ कि जो पहले टॉपिक इसमें दे रखा है, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता हो गई, राजपूत काल हो गया, मराठा हो गया, ब्रिटिश राज्यों का अभ्युदय वगैरह हो गया, स्वतंत्रता संग्राम हो गया। पहली बात तो आपको बस इतना ही कवर करना है जितना इसमें दे रखा है। पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि जो 5 नंबर के सब्जेक्ट्स हैं, 5 नंबर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो गिवन टॉपिक है जो सिलेबस में दिया गया है, सिर्फ आप पहले उसे कंप्लीट कीजिए, जो 5 नंबर के सब्जेक्ट हैं। ठीक है, इसके बाद में मैं आगे डिस्कशन करूंगा कि 10 नंबर में हमें क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है। लेकिन जितने भी 5 मार्क्स के सब्जेक्ट हैं उसमें जितना भी आपका गिवन टॉपिक है पहले तो आप उसे डिटेल में स्टडी कर लीजिए। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पर कह रहे हैं बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के बेस पे इनकी जीवनी और इनकी शिक्षाएँ जितनी भी होती हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ, इन्होंने कौन कौन से इनके शिष्य थे, इस टाइप से जितने भी कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई, इस टाइप से जितने भी डिटेल स्टडी हो सकती है, मैं डिटेल स्टडी कह रहा हूँ बौद्ध धर्म के बारे में। क्योंकि ये आप मत सोचो कि बस लूसेंट में जितना दिया गया है मैं बस उतना ही पढ़ लूँ, नहीं। आपको अगर एक टॉपिक क्लियर हो गया कि हाँ मुझे बौद्ध धर्म पढ़ना है तो आप इसको खंगाल डालो, अच्छी बुक से खंगाल डालो, क्योंकि आपको बस इतना ही पढ़ना जितना इसमें दे रखा है। क्योंकि आपको मिलने वाला है कितना नंबर, 5 नंबर। आपको बस इतना ही पढ़ना है, ना कि बहुत और ज़्यादा टॉपिक को कवर करना है। जैसे गुप्त वंश में समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, तो इसमें और भी सारे किंग हुए थे, लेकिन उन सबको नहीं पढ़ना है। आपको मेनली समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। लेकिन अगर आपको इच्छा हो रही है, आपका पढ़ने का मन कर रहा है, तो आप थोड़ा बहुत और पढ़ सकते हो, लेकिन ऊपर से पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर पढ़ाई का कीड़ा है, आप सोचते हो कि ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, तो आप ऊपर से जितना लूसेंट में दे रखा है शायद आप उसको कवर कर लो तो इतना इनफ होगा। फिर आते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मैं कहूँगा आप इस तरह से पढ़िए, जैसा कि आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ इसमें से पढ़ चुके होंगे, आपने कई सारे एग्जाम्स दिए होंगे, तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक जो है आप 1857 से स्टार्ट कीजिए और 1947 तक इसको आप कवर कर लीजिए, क्योंकि ये 5 नंबर का ये भी आने वाला है और आप इस टॉपिक को आपने पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ रखा है। तो इन चीज़ों को ध्यान देते हुए आप इसको अच्छे से कवर कर लो पूरा का पूरा। जितने गवर्नर हुए, जितने वायसराय हुए, उनके टाइम पीरियड में क्या क्या काम हुआ था और कौन सी कुप्रथाएं थी, कौन से आंदोलन हुए, कौन सा क्या, जितने भी चीज़ें हो सकती हैं आप इसको डिटेल में स्टडी कर लेना। सिर्फ और सिर्फ लूसेंट पढ़ लेना और एनसीईआरटी की बुक पढ़ लेना इस टॉपिक के लिए। एनसीईआरटी की बुक पूरी बुक नहीं पढ़नी है, आपको एनसीईआरटी का सार मिलेगा। आप जाएंगे किसी ऐप पे या फिर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहेंगे तो एनसीईआरटी का सार मिलेगा, तो आप उस सार को देख लीजिएगा और ये 5 नंबर का जो लूसेंट है आप उसको देख लीजिएगा, इतना इनफ है इसके लिए। इसके बाद में आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी आप जैसा कि जानते हैं कि बहुत डिटेल सब्जेक्ट है, इसको पढ़ोगे तो बहुत मतलब टाइम लग जाएगा आपका, लेकिन हाँ जितना इसमें दे रखा है
इसको पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको ना बुक से पढ़िए और ना ही इसको किसी पीडीएफ से पढ़िए। आप इसको जस्ट जैसे नदियाँ और नदियों की घाटी दे रखा है, तो आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए नदियाँ और नदियों की घाटी, तो जो टॉप 5 वीडियोस आपको दिखेंगे, आपको बस उतना कवर करना है, क्योंकि वो वहाँ पे मैप समझाएंगे, वो वहाँ पे उसका लोकेशन समझाएंगे, जितनी चीज़ें हो सकती हैं वो उसको डिटेल में समझाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके दिमाग में पिंच कर जाएंगी और माइंड में वो चीज़ें आपके बैठ जाएगा। तो इसको आप रटोगे तो इसको आप भूल जाओगे। भूगोल को जो पढ़ने का तरीका है वो यही बेस्ट है कि आप जाइए, मानचित्र पढ़िए, उसका लोकेशन पढ़िए, मैप देखिए कहाँ पे कौन सी नदी बह रही है, कौन सा पर्वत कहाँ पे स्थित है। तो भूगोल को पढ़ने के लिए आप यूट्यूब का सहारा लीजिए। हाँ, बाद में फिर आप इसका जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उसको आप कहीं किसी भी बुक से कवर कर सकते हो, लेकिन समझने के लिए आपको इसका यूट्यूब का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे आप जाइए, नदियाँ और नदियों की घाटी डाल दीजिए यूट्यूब पर, भूजल संसाधन डाल दीजिए, वन डाल दीजिए, खनिज संसाधन डाल दीजिए, जलवायु तथा मौसम डाल दीजिए, टाइम जोन डाल दीजिए। तो जितना भी इसमें टॉपिक दे रखा है, पर्टिकुलर एक टॉपिक आप यूट्यूब पे डालिए और उन चीज़ों का अध्ययन कीजिए विद मैप, ठीक है। सो अगर कोई मैप से नहीं पढ़ा रहा है तो शायद आपको नहीं पढ़ना चाहिए, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो अगर मैप से नहीं पढ़ा रहा है तो वो चीज़ें तो आप बुक से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे देखो क्या करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था 5 मार्क्स का रहा है। अगर ये आपके लिए नया है, आपको इसकी चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आती हैं, इसका जो टॉपिक होता है, इसके जो वोकैब होते हैं, जो इसका शब्द होता है, अगर वो चीज़ें आपको प्रॉब्लम कर रही हैं तो आप एक काम करो, जस्ट जो लूसेंट में दे रखा है उतना पहले प्रिपेयर कर लो, ठीक है। इसके बाद में जैसे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे जीएसटी है, इसके बाद में आर्थिक सुधार है और हरित क्रांति है, दुग्ध विकास है। इसमें से जो आपको लगे कि अपने मन से जो आपको लगे कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप बस वो टॉपिक पढ़ लो। बहुत ज़्यादा इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं ब्रॉड लेवल का सब्जेक्ट है और इसमें कभी कभी करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जो भी करंट इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है वो भी कहीं ना कहीं इसमें डाल सकता है। तो ये ऐसे आपको कवर करना है कि इसमें जो दे रखा है उसको आप पढ़ लो, जो इसमें आपको इंपॉर्टेंट लगे, प्लस लूसेंट कवर कर लो, बस बहुत है इसके लिए। फिर आता है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, ठीक है। भारतीय संविधान और लोक प्रशासन, इसमें आप देख लेना, ये कहीं ना कहीं जो है ये पॉलिटी और हमारे जो, जैसे आप बोल सकते हो कि जो गांव में प्रधानी होती है, जिला प्रशासन होता है, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको, बस इसके लिए लूसेंट ही पढ़ना है। लूसेंट इनफ है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ना है आईएएस लेवल का। सो पॉलिटी जो है आपको लूसेंट में जितना दिया है वो उतना इनफ है पढ़ने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत पूछता है, तो भाग पूछता है, अनुच्छेद पूछता है, अनुसूचियाँ पूछता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, इन सब के बारे में पूछ लेता है। तो और ये जो अच्छा लास्ट में जो उसमें दे रखा होगा पंचायत से रिलेटेड लास्ट टॉपिक जो दे रखा होगा उसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जो स्थानीय निकाय है और ये पंचायत जो दे रखा है इसको आपको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहीं ना कहीं ये अक्सर पूछ ही लेता है और इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत है। सो ये स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे वो आप कवर कर लीजिएगा। फिर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है कि सामान्य विज्ञान हम कैसे कवर करें। 5 ही नंबर का आ रहा है और पढ़ने के लिए इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब 3 टॉपिक दे रखा है, भौतिक विज्ञान दे रखा है, रसायन विज्ञान दे रखा है, जीव विज्ञान दे रखा है। तो क्या सर हमें सभी पढ़ना होगा सिर्फ 5 नंबर के लिए? देखो, अगर आपने एनटीपीसी का एग्ज़ाम डाल रखा होगा तो आपने इसका जो डिटेल स्टडी है, डिटेल में नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपने इसकी स्टडी कर रखी होगी, कई सारे वीडियोस आपने देख रखे होंगे पहले से। तो अगर आपके पास कोई नोटबुक है, एनटीपीसी का कोई नोटबुक अगर आपके पास है तो आप उसको रिवाइज कर लो, पहली बात, ठीक है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान देना कि इसमें आपको बहुत समय नहीं देना है। अगर आपने एनटीपीसी का फॉर्म एग्ज़ाम दिया है, बहुत सीरियसली नहीं दिया है, अगर आप यूपी SSC के ही एस्पेरेंट हो तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एनटीपीसी के कैंडिडेट हैं, आपने एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपका ये टॉपिक क्लियर होगा, तो आपको उसको बस रिवाइज़ करना है, ठीक है। और इसको फिर 5 नंबर मान के चलना है। तो जिस तरह से आप इसको शॉर्ट मतलब करके, जितना भी शॉर्ट करके आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। मेन आपको फोकस करना है जीव विज्ञान पे। जीव विज्ञान से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, चांसेस ज़्यादा है कि जीव विज्ञान से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। सो जीव विज्ञान के लिए आपको बस लूसेंट देख लेना है। और इसके बाद में अगर कोई, जैसे आपके पास अगर टेलीग्राम ऐप होगा तो आप वहाँ पे जाइएगा और बायोलॉजी हैंड राइटिंग नोट्स डाल दीजिएगा, बायोलॉजी हैंड राइटिंग नोट्स डाल दीजिएगा। तो वहाँ पे अगर किसी ने हैंड राइटिंग नोट्स PDF के फॉर्म में अवेलेबल किया होगा तो आपको मिल जाएगा, आप उसे सिंपली डाउनलोड कर लीजिएगा, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। 1 मिनट गाइस। ओके, फिर बात आती है प्रारंभिक अंकगणित की। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है प्रारंभिक अंकगणित। तो देखो, अगर
एसएससी का एस्पेरेंट है, एनटीपीसी का एस्पेरेंट है, तो उसको तो इसको टच करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर सीरियसली किसी ने एग्ज़ाम दिया है तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आप यूपी ट्रिपल एससी के एस्पेरेंट हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 नंबर का आने वाला है। और जहाँ तक इसमें क्वेश्चन पूछेगा ये औसत से ज़्यादा पूछेगा, और ये जो भिन्न तथा दशमलव है यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा। और ये साधारण क्या बोलते हैं, साधारण अंकगणितीय समीकरण ये नहीं पूछ सकता बहुत ज़्यादा, प्रतिशत से क्वेश्चन पूछेगा। ये 3 टॉपिक आप इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, इसमें औसत, प्रतिशत और ये पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव है। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका तैयार होगा अगर मैथ तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, फिर तो बहुत आसान है। लेकिन अगर आपका मैथ तैयार नहीं है तो इतना ही टॉपिक आप बस तैयार कीजिए, बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत। अगर आप टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ने लगेंगे, कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा, पार्टनरशिप पढ़ने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा। सो आपको बस यहाँ पर जितना टॉपिक दे रखा है ये आपको बस इतना ही पढ़ना है। ठीक है, सो आगे का टॉपिक देखते हैं, हिंदी। अब यहाँ पे वेटेज मिलेगा जो ऑलरेडी यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे थे, उनको हिंदी में यहाँ पे वेटेज मिलने वाला, क्योंकि ऑलरेडी वो 1-2 साल से इसमें लगे होंगे, उनका हिंदी पर बहुत अच्छा खासा कमांड हो गया होगा। लेकिन हाँ, अब यहाँ पे जो एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, जो एनटीपीसी के अभ्यर्थी होंगे, उनको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और कभी न कभी तो उन्होंने हिंदी पढ़ी रखा होगा स्टार्टिंग में अपने 5th क्लास तक, 8th क्लास तक, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। और हिंदी के टॉपिक में आप देख सकते हैं संधि है, और विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, लिंग है, समुश्रित भिन्नार्थक शब्द है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक एवं रचनाएँ हैं। तो यहाँ पे जो आपको पहले अवॉइड करना है, आपको ये टॉपिक अवॉइड कर देना है स्टार्टिंग में, लेखक और रचनाएँ। मेन चीज़ आपको संधि पढ़ना है, संधि से 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तक बहुत आसानी से मिल जाते हैं। विलोम शब्द ईजिली अवेलेबल हो जाता है आपको, कहीं ना कहीं दैनिक जीवन में आप इसका यूज़ भी कर रहे होंगे। पर्यायवाची आपको थोड़ा देखने की ज़रूरत है। लिंग आप देख लीजिएगा, समुश्रित भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, सामान्य शुद्धियाँ, जितने भी टॉपिक इसमें हैं सब बहुत ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छी बात तो यह है कि आपको इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आसानी से समझ में आएगा। फिर आते हैं अगला टॉपिक हमारा जो है वो सामान्य अंग्रेजी है। सामान्य अंग्रेजी सामान्य ही रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बैंकिंग लेवल की तैयारी नहीं करनी है। सो सामान्य अंग्रेजी दिया है, तो सामान्य अंग्रेजी जैसा भी आप, अब इसके बारे में मैं बोलना उचित नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो लेवल है, आपका जो इंग्लिश का लेवल है, वो आप अच्छे से जानते हो, आपको किस तरह से डील करना है वो आपको अच्छे से पता होगा। सो आते हैं तर्क शक्ति, और तर्क शक्ति यानी कि लॉजिक एंड रीजनिंग पे। गाइस, मुझे सबसे बुरी चीज़ ये लगी कि यहाँ पे इन्होंने जो रीजनिंग का टॉपिक दे रखा है वो 5 ही नंबर का दे रखा है, जबकि आपको पता होना चाहिए कि जो रीजनिंग है वो आप थोड़ा सा लेवल अप करके इसका यहाँ पे जो वेटेज था ये 10 नंबर में डाल सकते थे। लेकिन इन्होंने रीजनिंग को मात्र 5 नंबर दिया है, जो कि बहुत गलत है। रीजनिंग इन्हें कम से कम 10 नंबर का रखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने 5 ही नंबर का रीजनिंग रखा है। सो जो भी दिया है, आपको रीजनिंग आती होगी, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। जो भी इसमें दिया है, रक्त संबंध, कैलेंडर, कारक, कारण प्रभाव, जो भी होगा, ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस अच्छी होगी। यहाँ पे इन्हें 10 नंबर का करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने 5 ही नंबर किया है, सोच के कुछ किया होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आगे का टॉपिक देखते हैं। अब आगे का टॉपिक जो है वो है सामयिक सामान्य जागरूकता, अपठित हिंदी गद्यांश और तालिका। ये टॉपिक हमें डिटेल में क्या जो भी है आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, ये जो सामयिक दे रखा है, करंट अफेयर दे रखा है, ये आपको पिछले साल यानी कि 2020 से आपको मई से स्टार्ट करना पड़ना। आप मई से करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप यूट्यूब पे जाइए, टेलीग्राम पे जाइए, आपको मंथली वाइज या फिर वीकली वाइज या फिर डे वाइज 3 तरह से पेपर आपका आता है, या फिर 3-4 महीने का एक बार में आता है। आपका इंटरेस्ट जिसमें लगे, मतलब आपको जो अच्छा लगे, मतलब अगर आपको मंथली वाइज पढ़ना अच्छा लग रहा है तो आप मंथली वाइज पढ़िए, अगर आपको वीकली अच्छा लग रहा है तो आप वीकली पढ़िए, डे वाइज अच्छा लग रहा है डे वाइज पढ़िए, या फिर 3-4 महीने का मिला के, आपके पास टाइम बहुत कम है तो आप 3-4 महीने का मिला के पढ़िए, क्योंकि उसमें बहुत जो इंपॉर्टेंट होती हैं वही वो लोग बताते हैं। ठीक है, तो किस तरह से शॉर्ट टाइम में कवर करना है ये आप समझ गए होंगे कि मंथली वाइज, वीकली वाइज, डे वाइज और 3-4 महीने का मिला के जो भी आपको इजी लगे आप वही कीजिए, क्योंकि बहुत डिटेल टॉपिक है ये। यहाँ पे आप देखिए 10 नंबर का दिया भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका अदर एग्ज़ाम में भी काम आने वाला है, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके इस एग्ज़ाम में भी काम आएगा, प्लस आपके अगले एग्ज़ाम में भी काम आने वाला है। सो अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है सामान्य जागरूकता। इसको आप आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड
नहीं, उसमें तो नहीं आएगा फ़िलहाल, लेकिन तब भी जहाँ पे आप देख सकते हो भारत से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, विश्व संगठन वगैरह हो गए, प्रसिद्ध पुस्तक हो गई, विश्व के खेल हो गए, पर्यटन स्थल हो गया, अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो गया, ये भी चीज़ें बहुत डिटेल स्टडी मांगती है। तो कहीं ना कहीं आपको इसमें समय देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अदर एग्ज़ाम्स में भी आने की इनकी संभावना होती है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि ये 10 नंबर का वेटेज है। अगर आप नहीं कर पाए और दूसरा अच्छा कर ले रहा है तो कहीं ना कहीं आप इसमें पीछे हो जाओगे। सो थोड़ा सा आपको यहाँ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात ये है कि आप लोग जो गिवन टॉपिक है, पहले वो टॉपिक तो कवर कर लेना। जितना भी गिवन टॉपिक है, जैसे विश्व के खेल हो गया, अब विश्व के में कितने टाइप के खेल होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, गर्मी सर्दी जितने भी टाइप की मतलब सिचुएशन बन सकती है खेल के लिए, आप उन सब चीज़ों को चेक कीजिए। तो जो टॉपिक दिया है पहले आपको एटलीस्ट उसे कवर करना है, इसके बाद में आपको डिटेल में जाना है। फिर बात आती है आप पठित हिंदी गद्यांश विवेचना या जो भी हो, तो इसमें आपको जो है देखिए, अब इसमें थोड़ा सा पोर्शन जो है ग्रामर का दे सकता है। जैसे यहाँ पे अगर 10 नंबर का आ रहा है तो 5 नंबर का एक गद्यांश होगा, 5 नंबर का दूसरा गद्यांश होगा। उस 5 नंबर में 2 नंबर ग्रामर से रिलेटेड दे सकता है। जैसे गद्यांश में कोई एक वर्ड उठा लेगा, पूछेगा इसका प्रत्यय क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, इसका समानार्थी क्या होगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से 2 नंबर इसमें ग्रामर भी डाल सकता है। लेकिन 3 नंबर जहाँ तक होगा वो गद्यांश से रिलेटेड होगा। तो गद्यांश की जो आपकी प्रैक्टिस है वो कहीं ना कहीं होनी चाहिए गद्यांश को पढ़ने की। अच्छा, गद्यांश को करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि पहले आप क्वेश्चन को ही पढ़ डालिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप गद्यांश पढ़ने लगेंगे तो गद्यांश कभी कभी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब गद्यांश को पढ़ने में आपका टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आपने पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, जैसे 5 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन तो ग्रामर का होगा, तो आपको तो उसी टाइम उसे निपटा देना है। मतलब ग्रामर का क्वेश्चन आया नहीं कि उल्टा पूछ रहा है, समानार्थी पूछ रहा है, आपको उसी टाइम उसको निपटा देना है। बचे 3 क्वेश्चन, अब 3 क्वेश्चन को अपने माइंड में आपको फिट कर लेना है, याद कर लेना है। और जब आप गद्यांश पढ़ रहे होंगे उसी टाइम पे आपका आंसर अगर मिल जा रहा है तीनों, तो आपको गद्यांश को छोड़ देना है। फिर आपको अगला गद्यांश करना है। बात को समझ गए होंगे आप। मतलब 2 क्वेश्चन आपके ग्रामर से आ रहे हैं तो आपको ग्रामर उसी टाइम निपटा देना है, प्लस 3 क्वेश्चन जो बच रहा है वो आपको गद्यांश पढ़ते टाइम निपटा देना है। ऐसा नहीं कि पहले आप गद्यांश पढ़ रहे हो फिर क्वेश्चन पढ़ रहे हो तब फिर आंसर दे रहे हो, बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। तो गद्यांश करने की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी यही थी, ठीक है। सो आगे आते हैं डीआई कैसे कवर किया जाए। डीआई में सर क्या आएगा क्या नहीं आएगा। देखिए, डीआई अगर आप थोड़ा सा अच्छे लेवल का करके जा रहे हैं तो आपको सच बता रहा हूँ कि आपको एक बहुत अच्छा यहाँ पे चांस मिलेगा बढ़त बनाने की। तो कोशिश आप ये कीजिए कि डीआई जो कि लगभग 20 नंबर का आने वाला है, ठीक है, आपको तालिका व्याख्या करनी है और यहाँ पे ग्राफ व्याख्या करनी है, विश्लेषण करना है। विश्लेषण का मतलब आपको थोड़ा एनालिसिस करना है। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे देंगे कि आप उसको परसेंटेज, माइंड में परसेंटेज का हिसाब करके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। विश्लेषण देना है, यानी कि आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बैंक की तैयारी कर रहे होंगे, अगर उन्होंने इस डीआई को देख लिया तब तो वो हवा में ही कर देंगे। तो आपको क्या करना है, किसी बैंक लेवल का जो कोर्स है, मतलब वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, थोड़ा सा आपको उन्हें देखना है। बैंक लेवल का आप तैयारी कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे बात आ रही है 20 नंबर की। 20 नंबर को आसानी से आप नहीं छोड़ सकते, इसमें आपको कम से कम 15 नंबर 18 नंबर निकालने हैं। मैं कम से कम कह रहा हूँ 15 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा कह रहा हूँ 18 नंबर। 2 नंबर मैं मान के चल रहा हूँ कि आप भगवान नहीं है, इंसान है, गलती हो सकती है। सो आपको कहीं ना कहीं 15 से 18 नंबर का टारगेट लेकर डीआई में चलना होगा, तब कहीं ना कहीं आप जाके वेटेज हासिल कर सकते हो इस पीईटी के एग्ज़ाम में। सो सारी की सारी डिटेल स्टडी मैंने बहुत जल्दी कवर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इस टाइप के जो सब्जेक्ट डिस्कशन हो सकते हैं, स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं, जो नोटिफिकेशन अपडेट हो सकता है, सारी की सारी चीज़ों को मैं फ्यूचर में लाऊंगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिस तरह से मैं एनर्जेटिक होकर बता रहा हूँ आपको, उसी तरह से आपको अभी के अभी जुट जाना है और एग्ज़ाम को कहीं ना कहीं क्रैक करने में अपना बेस्ट देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।